नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2022 यानी प्रीलिम्स 2022 को जो जून में होने जा रही है, इसको ध्यान में रखते हुए एक क्रैश कोर्स कल यानी 27 अप्रैल 2022 से प्रारंभ किया जा रहा है। यह क्रैश कोर्स भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग से प्रारंभ होगा, जिससे संबंधित कक्षाएं आप कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लाइव देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप प्रीलिम्स 2022 के लिए पिछले एक साल के भारतीय राज्य व्यवस्था के करंट अफेयर्स के साथ साथ 2020-21 के महत्वपूर्ण विषयों को भी रिवाइज कर पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कल की कक्षा का रिमाइंडर भी सेट करें। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। भारतीय संविधान के 91st संशोधन यानी 91वें संशोधन के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि संबंधित राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम न हो। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में फैसला सुनाया था कि यदि मंत्रिपरिषद में निचली सीमा से कम सदस्य हैं तो यह कानून का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि जंबो कैबिनेट के कारण राज्यों द्वारा किए गए भारी खर्च पर कैप या नियंत्रण लगाने के लिए अधिनियम बनाया गया था। आपको सही कथन का चयन करना है, केवल एक, केवल दो, दोनों, कि ना तो एक ना ही दो। 91 संशोधन के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे 2003 में अधिनियमित किया गया था और इसके माध्यम से मंत्री परिषद के आकार को सीमित करने, दल बदलुओं को सार्वजनिक पदों को धारण करने से रोकने और दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए अनेक प्रावधान इसमें किए गए थे, जैसे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सांसद के किसी भी सदन के सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य यदि घोषित किया जाता है तो वह मंत्री के रूप में भी नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। इसके अलावा किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य जो दल बदल के आधार पर अयोग्य है वह मंत्री के रूप में भी नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा। इसके संदर्भ में आपको सुप्रीम कोर्ट का 2008 के फैसले को भी याद रखना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 91 संशोधन के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं होता है अगर मंत्रिपरिषद में 12 से कम सदस्य हैं, क्योंकि मुख्य रूप से 2003 का ये 91 संशोधन इसलिए बनाया गया था क्योंकि राज्य और केंद्र स्तर पर जंबो कैबिनेट देखे जाते थे और इससे होने वाले भारी खर्च पर नियंत्रण लगाने के लिए इसे लाया गया था। अगर कोई मुख्यमंत्री 12 से कम मंत्री रखता है तो निश्चित ही ऐसा सोच विचार कर ही किया होगा और इस प्रकार से यह 91 संशोधन अधिनियम का उल्लंघन नहीं है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प इसके सही हैं और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि हाल ही में गोवा की सरकार के द्वारा प्रताप सिंह राणे को कैबिनेट मंत्री के आजीवन दर्जे के खिलाफ एक जनहित याचिका 91 संशोधन के उल्लंघन के आधार पर दायर की गई है, जिससे यह संशोधन महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। इंटरनेट आधारित पोर्टल विहंगम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? रक्षा, कृषि, खनन गतिविधि की मत्स्य पालन?
विहंगम के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम यानी एक प्रकार का यूएवी ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो मानव रहित वायुयान होता है के साथ एकीकृत किया गया है। विहंगम पोर्टल के पूरे सिस्टम में एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, एक यूएवी आदि को इंटरनेट लीज लाइन के साथ जोड़ा गया है। यह प्रणाली खानों की खनन गतिविधियों को इंटरनेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से रियल टाइम प्रसारण को सक्षम बनाती है, जिसे केवल आईडी और पासवर्ड रखने वाले अधिकृत कर्मियों के द्वारा विहंगम पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इस प्रकार इंटरनेट आधारित विहंगम पोर्टल के माध्यम से रियल टाइम आधार पर खनन गतिविधियों की कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जांच किया जाना संभव बनाया गया है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, खनन गतिविधि। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सिंधु जल संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को पश्चिमी नदियों पर नदी का प्रवाह रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन करने का अधिकार है, जो डिजाइन और संचालन के विशिष्ट मानदंडों के तहत अप्रतिबंधित है। सिंधु जल संधि तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। आईडब्ल्यूटी का अनुबंध सी भारत को कृषि हेतु जल उपयोग, जबकि अनुबंध डी इसे नदी के प्रवाह रन ऑफ द रिवर के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि पश्चिमी नदियों पर पानी के भंडारण की आवश्यकता नहीं है। आपको सही कथन का चयन करना है, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन की उपर्युक्त सभी। सिंधु जल संधि के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे मुख्य रूप से 1960 में हस्ताक्षरित किया गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक की मध्यस्थता से, और इस पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सिंधु प्रणाली में मुख्य रूप से सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज को शामिल किया जाता है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से इस नदी प्रणाली के बेसिन को भारत और पाकिस्तान के बीच साझा किया गया है, जिसके तहत तीन नदियां अर्थात रावी, सतलज और व्यास, जिन्हें पूर्वी नदियां कहा जाता है, इसके सभी जल को भारत को अनन्य उपयोग के लिए आवंटित किया गया है, जबकि संधि में प्रदान किए गए प्रावधान सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को पाकिस्तान को आवंटित करते हैं। हालांकि इसके तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर नदी का प्रवाह यानी रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन करने का अधिकार दिया गया है, जो डिजाइन और संचालन के विशिष्ट मानदंडों के अधीन है। इसी प्रकार से भारत को कृषि हेतु जल उपयोग और रन ऑफ द रिवर के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की भी अनुमति दी गई है, जिसके अंतर्गत पानी के भंडारण की आवश्यकता नहीं होती है। इस रूप में आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो कथन हैं वह सही हैं, और हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। आप इस चित्र में भी इससे संबंधित नदियों और प्रावधानों को देख सकते हैं। आज के अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर रतले और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। हालांकि पाकिस्तान ने अब इस पर आपत्ति जताई है तथा इसे सिंधु जल संधि का उल्लंघन बता दिया है, जिससे दोनों परियोजनाओं पर विवाद बढ़ सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, WHO की E2025 पहल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस बीमारी के प्रसार को रोकना है? क्षय यानी टीबी, मलेरिया, मधुमेह की चिकनगुनिया। E2025 पहल के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि 2017 में WHO ने 2020 तक मलेरिया के 0 मामलों को प्राप्त करने के लिए देशों का एक समूह का समर्थन करने के लिए E2020 समूह की शुरुआत की थी। इसमें लगभग 21 देशों की पहचान मलेरिया को खत्म करने के लिए की गई थी।
ई 2020 की सफलताओं के आधार पर ही डब्ल्यूएचओ ने 25 देशों के एक नई समूह की पहचान की, जिनमें 5 साल की समय सीमा के भीतर मलेरिया को उन्मूलित करने की क्षमता पर बल दिया गया है। इस प्रकार से ई 2025 पहल मुख्य रूप से 25 देशों में 5 साल में मलेरिया के उन्मूलन की बात करती है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, मलेरिया। आपको ये ध्यान रखना है कि विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह दावा किया गया है कि भारत के द्वारा मलेरिया के उन्मूलन में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं, जिसके चलते हाल के वर्षों में मलेरिया के केसों में 86% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। साथ ही साथ मलेरिया से होने वाली मृत्यु में भी लगभग 80% की गिरावट देखी गई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2020 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगित के उत्तर में कि नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन ग्लेशियर के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि यह ग्लेशियर दुनिया के सबसे लंबे पर्वतीय ग्लेशियरों में से एक है, जो भारत पाकिस्तान सीमा के पास कश्मीर के कराकोरम रेंज सिस्टम में अवस्थित है। यह उत्तर उत्तर पश्चिम से दक्षिण दक्षिण पूरब तक लगभग 70 किलोमीटर तक विस्तृत है। साथ ही साथ यह लगभग 50 मील लंबी नुब्रा नदी का जल स्रोत भी है, जो श्योक नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। आगे चलकर श्योक नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग बन जाती है। इस प्रकार से सियाचिन ग्लेशियर जो है वह नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। आप इस चित्र में भी सियाचिन ग्लेशियर की अवस्थिति को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप नुब्रा नदी घाटी की अवस्थिति, श्योक नदी की अवस्थिति और सिंधु नदी की अवस्थिति को भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है। और इसमें हम बात करने जा रहे हैं राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति पर। हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने 2 विधेयक पारित किए हैं, जो राज्य सरकारों को 13 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपालों की शक्ति को स्थानांतरित करने की मांग करते हैं। इसके संदर्भ में सरकार का दावा है कि राज्यपाल कुलपतियों की नियुक्ति पर राज्य सरकार की राय की अवहेलना कर रहे थे, इसलिए इस प्रकार के फैसले को लिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि इससे पहले भी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के द्वारा ऐसा कार्य किए जाने का प्रयास किया गया है। तमिलनाडु के द्वारा जो विधेयक पारित किया गया है वह है कुलपति की नियुक्ति किए जाने के संदर्भ में एक खोज सह चयन समिति के द्वारा अनुशंसित 3 नामों के पैनल के माध्यम से कुलपति की नियुक्ति की बात करता है, जिससे राज्यपाल की कुलपति चुनने की शक्ति सीमित हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से विधेयकों में राज्य सरकार को जरूरत पड़ने पर कुलपतियों को हटाने का अंतिम निर्णय का अधिकार भी प्रदान किया गया है। हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि अन्य राज्यों के द्वारा भी इससे पूर्व कुलपतियों की नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका को कम करने की बात की गई है। जैसे कि महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति किए जाने के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका को सीमित करने के लिए महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 में संशोधन किया गया था। इसी प्रकार से 2019 में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा और उड़ीसा सरकार के द्वारा भी इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि ज्यादातर ऐसे मामले उन राज्यों में देखे गए हैं जहां विपक्षी दलों की सरकार है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सरकारों ने लगातार राज्यपालों पर यह आरोप लगाया है कि वह किस प्रकार से केंद्र सरकार के इशारे पर कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनकी भूमिका को कम करने की कोशिश की गई है। इसके संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित नियम अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होते हैं, जिससे व्याख्या के भिन्नता के अवसर खुल जाते हैं, जो आगे विवादों को बढ़ा सकता है। हमें इसके संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की भूमिका को भी समझने की आवश्यकता है।
हमें ध्यान रखना होगा कि शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, लेकिन संघ सूची की प्रविष्टि 66 जो उच्च शिक्षा या अनुसंधान आदि में मानकों का समन्वय और निर्धारण करने से संबंधित है, वह केंद्र को उच्च शिक्षा पर पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है। इसके संदर्भ में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नियुक्तियों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानक निर्धारित करने में अपनी भूमिका को निभाता है। इसके तहत यूजीसी के द्वारा 2018 में रेगुलेशन संबंधी नियमों को भी बनाया गया है। रेगुलेशन संबंधी नियम 2018 राज्यपालों को खोज सहज चयन समितियों के द्वारा अनुशंसित नामों के पैनल के माध्यम से एक वाइस चांसलर नियुक्त करने की बात करते हैं। ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान जिन्हें विशेष रूप से यूजीसी से फंडिंग प्राप्त होती है, उनके लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन राज्य विश्वविद्यालयों के संदर्भ में कई बार इसके संदर्भ में विवाद देखा जाता है। हमें इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक हालिया फैसले को भी ध्यान में रखना होगा। हाल ही में गुजरात विश्वविद्यालय से संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया कि चूंकि यूजीसी संसद के अधिनियम के माध्यम से बनाई गई वैधानिक संस्था है, इसलिए एक अधीनस्थ कानून होने के नाते यूजीसी के रेगुलेशन भी अधिनियम का हिस्सा बन जाते हैं, और अगर राज्य के कानून और केंद्रीय कानून के बीच किसी प्रकार का टकराव देखा जाता है तो केंद्रीय कानून संविधान के अनुच्छेद 254 के अनुसार प्रभावी होंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार के विवाद चूंकि लगातार देखे जा रहे हैं, अतः संभवतः तमिलनाडु द्वारा पारित किए गए विधेयक का फैसला भी आगे चलकर न्यायपालिका में हो सकता है, किंतु इससे विवाद पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा, जिसको ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।